आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। तो माइटोसिस को सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि माइटोसिस क्या है। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल, मैं पेरेंट सेल को पी लिखूँगा, पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। इस तरह से डिवाइड होता है कि पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, पेरेंट सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद बराबर रहे डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद की। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक पेरेंट सेल है, हम यहाँ पे पेरेंट सेल ह्यूमन सेल की बात कर लेते हैं। तो जो ह्यूमन सेल है, एक ह्यूमन सेल जब उसकी माइटोसिस होती है, एक ह्यूमन सेल की माइटोसिस होती है, जब वो टू डॉटर सेल में जाता है, तो एक ह्यूमन सेल में अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद 46 है, ठीक है, पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद 46 है, तो उससे बनने वाले दो डॉटर सेल में, यानी कि हर सेल में, हर डॉटर सेल में, यानी कि एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में जा रहा है ना, तो इसको इस तरह से नहीं आपने ले लेना कि जी दो डॉटर सेल्स, उन दोनों के क्रोमोसोम्स को मिला के जो तादाद है वो पेरेंट सेल के बराबर होनी चाहिए। ये बात जहन में नहीं होनी चाहिए आपके। पेरेंट सेल है ना, उसमें अगर क्रोमोसोम की तादाद 46 है, तो उससे बनने वाले जो डॉटर सेल हैं, दो सेल हैं, हर सेल में उतनी ही तादाद क्रोमोसोम की होनी चाहिए जितनी के पेरेंट में है, ठीक है। तो 46 ह्यूमन सेल जब माइटोसिस उसने की है, पेरेंट सेल, उसमें 46 क्रोमोसोम है, तो उससे बनने वाले डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद भी 46 ही होनी चाहिए हर डॉटर सेल में। मैं फिर से बता रहा हूँ। तो ये माइटोसिस की डेफिनेशन है। माइटोसिस की डेफिनेशन के बाद माइटोसिस के इवेंट्स हैं, इसकी मैकाफेजेस हैं। जो माइटोसिस है उसमें उसके इवेंट्स हैं, मीन्स कि आप फेजेस कह लें कि माइटोसिस की जो मैकाफेजेस हैं वो कितनी हैं। तो माइटोसिस की जो फेजेस हैं वो दो बड़ी फेज़ हैं। एक फेज़ है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और जो दूसरी फेज़ है वो होती है साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे लफ्ज़ है कैरियो, आप जानते होंगे जो लफ्ज़ है ना कैरियो, कैरियन से निकला है, कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और दूसरा लफ्ज़ है काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो क्या बन गया, क्या कहता है आपका ब्रेन? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद जो कैरियोकाइनेसिस के बाद दूसरा है साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और अगेन काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो क्या बन गया? डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे बात ये है कि जो साइटोकाइनेसिस है, मैंने तो ये तो बात कह दी कि माइटोसिस की दो बड़ी फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस also called as the division of whole cell, also called as the division of whole cell। पूरे सेल की जो डिवीजन है ना, डिवीजन ऑफ द होल सेल, मतलब
अगर साइटोकाइनेसिस हो गई तो समझ लीजिए कि सेल मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि कैरियोकाइनेसिस को डिवीजन ऑफ द होल सेल क्यों नहीं कहा गया, साइटोकाइनेसिस को ही क्यों कहा गया? इसकी वजह ये है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है कि जब कैरियोकाइनेसिस होती है ना, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ होता है। आपको पता है, मैं यहाँ पे टर्म लिखता हूँ, एक लफ्ज़ है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इसको कहते हैं लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। इसमें दो चीज़ें आती हैं, प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। एक न्यूक्लियस, दूसरा साइटोप्लाज्म। अब ये देखिए, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, तो वो आता है प्रोटोप्लाज्म में, सेल का लिविंग कंटेंट। ठीक है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, तो आप ज़रा और फरमाइए, अगर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, तो क्या सेल मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो गया? नहीं ना डिवाइड हुआ। क्यों नहीं डिवाइड हुआ भला? क्योंकि सेल का भी एक पार्ट बाकी है। क्या नाम है उसका? साइटोप्लाज्म। तो जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाए तो उसको क्या कहा? साइटोकाइनेसिस। तो जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाए तो मतलब अब सेल मुकम्मल तौर पे डिवाइड हुआ है। दैट्स वाई साइटोकाइनेसिस को ही, यानी कि न्यूक्लियस के डिवाइड होना, फिर किसका डिवाइड होना? साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया तो इमीडिएट प्रोसेस कौन सा था? साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस को ही डिवीजन ऑफ द होल सेल कहा गया, यानी कि इस प्रोसेस के बाद सेल मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाता है। आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो ये इसकी दो फेजेज़ हैं माइटोसिस की, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब जो कैरियोकाइनेसिस है, ये वाला कैरियोकाइनेसिस पहली फेज, कैरियोकाइनेसिस। इसकी आगे फिर कैरियोकाइनेसिस के आगे फिर 4 फेजेस हैं। 4 फेजेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली आ जाती है प्रोफेज, दूसरी होती है, ये पहली है, ये दूसरी है प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी है एनाफेज, फोर्थ वाली है टेलोफेज। इस तरह से ये 4 हो गई। तो जो प्रोफेज है उसमें फिर से आगे 3 सब फेज हैं प्रोफेज की। पहली होगी अर्ली प्रोफेज, दूसरी है मिड प्रोफेज और थर्ड है लेट प्रोफेज। अर्ली, मिड, लेट प्रोफेज। तो इन सारी फेजेस को मैं डायग्रामेटिकली बयान कर देता हूँ। तो पहली फेज प्रोफेज में सबसे पहले अर्ली प्रोफेज। ये सारी बातें मैंने डायग्रामेटिकली ही बयान करनी है, तो इसलिए ना इसको हम डायग्राम को भी पढ़ेंगे और साथ में इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। अब देखिए जी, पहली है प्रोफेज में पहली है अर्ली। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम है अर्ली प्रोफेज की। मैं इसको ई लिख देता हूँ, ठीक है, अर्ली प्रोफेज ई लिख दिया इसको। इसमें ये देखें अर्ली प्रोफेज में ये जानते हैं ये क्या है? ये तो सारे बच्चे जानते होंगे। ये वाला जो है ना, ये सारा इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, एक सेल है और सेल का न्यूक्लियस है। याद रखिएगा, मैं कैरियोकाइनेसिस की बात करने लगा हूँ, माइटोसिस की पहली फेज़ की बात करने लगा हूँ।
और इसमें हमने किसको डिवाइड करना, न्यूक्लियस को। ये है न्यूक्लियस जो डिवाइड होगा, ठीक है। न्यूक्लियस को किस तरह डिवाइड करना है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं और न्यूक्लियस के करीब फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब पड़े होते हैं सेंट्रियोल। न्यूक्लियस के करीब पड़े होते हैं सेंट्रियोल्स, 2 होते हैं। लेकिन आप गौर करें, मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने वैसे नॉर्मली अगर एक सेल पे बात की जाए ना, नॉर्मली एक सेल में, तो एक सेल में 2 सेंट्रियोल होते हैं एक सेल के अंदर। मीन्स के ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, तो सेल में एक सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, एक सेल में कितने सेंट्रियोल होंगे, 2 सेंट्रियोल, ठीक है। एक सेल में 2 सेंट्रियोल होंगे, एक सेल में कितने सेंट्रियोल हैं, 2 सेंट्रियोल, ठीक है। तो एक सेल में 2 सेंट्रियोल हैं, तो जो 2 सेंट्रियोल है ना, उनको इकट्ठे मिला के पढ़े ना, 2 सेंट्रियोल को उसको इकट्ठे मिला के पढ़ें तो उसको कहते हैं सेंट्रोसोम। ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल का न्यूक्लियस है और ये वाले सेंट्रियोल हैं। तो एक सेल के पास 2 सेंट्रियोल होते हैं, तो दोनों को अगर इकट्ठे हम पढ़ें ना, दोनों सेंट्रियोल्स को अगर हम इकट्ठे एक लफ्ज़ में बयान करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। तो अब सेंट्रोसोम है। अब मसला यहाँ पे ये है कि मैंने तो ये कहा है कि एक सेल के पास 2 सेंट्रियोल होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 4 हैं, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे तो 4 हैं। तो जो 4 सेंट्रियोल हैं ये कहाँ से आए, तो डेफिनेटली अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि जो सेंट्रियोल हैं वो डुप्लीकेट हो चुके होते हैं। किस में भला, इंटरफेज में। मेरा प्रीवियस टॉपिक है, उसको ज़रा अगर आप सुनेंगे ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इंटरफेज़ की कौन सी फेज़ में सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुए हैं। अब सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुए थे इंटरफेज़ में। अब इंटरफेज़ में डुप्लीकेट होने वाले जो सेंट्रियोल्स हैं वो अर्ली प्रोफेज़ में अपोजिट पोल्स की जानब जाना शुरू हो जाते हैं। ये एक सेल है और ये एक सेल के अपोजिट पोल्स हैं, मीन्स कि इधर जाना है और यहाँ से ये वाले इधर, यानी कि एक एक पेयर, 2 सेंट्रियोल इस पोल पे आ जाएंगे, 2 सेंट्रियोल इस पोल पे चले जाएंगे। ये मैं अर्ली प्रोफेज़ की बात कर रहा हूँ। तो आप ये भी कह सकते हैं 2 सेंट्रियोल्स को क्या कहा जाता है, सेंट्रोसोम। तो एक सेंट्रोसोम, ये 2 सेंट्रियोल है ना, ये 2 सेंट्रियोल है, तो एक सेंट्रोसोम इधर आ गया, दूसरा सेंट्रोसोम इधर चला गया, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो मैंने बोला ये कहाँ पे होता है, अर्ली प्रोफेज़ में। और अर्ली प्रोफेज़ में एक और काम भी होता है, मैंने कहा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स, और वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स अपने आप को कॉइल करना शुरू कर देते हैं। क्रोमोसोम्स की कॉइलिंग शुरू हो जाती है। क्रोमोसोम्स अपने आप को खुद को कॉइल करते हैं, कॉइलिंग करेंगे ना जब, तो कॉइलिंग करने से ना वो शॉर्ट हो जाएंगे। जब वो कॉइलिंग करेंगे ना तो वो शॉर्ट हो जाएंगे। जब वो शॉर्ट हो जाएंगे तो वो शॉर्ट होने से, कॉइलिंग करने से शॉर्ट हुए ना, तो शॉर्ट होने से उनकी विजिबिलिटी, वो विजिबल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इतने नहीं, मतलब ये नहीं कि वाज़े नज़र आने शुरू हो जाएंगे अर्ली प्रोफेज़ में, वो वाज़े अभी नज़र नहीं आएंगे। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कॉइलिंग शुरू की है,
अभी वो शॉर्ट हो रहे हैं, कॉइलिंग शुरू की है, अलबत्ता उनकी विजिबिलिटी स्टार्ट हो गई है। तो ये अर्ली प्रोफेज़ है। अर्ली प्रोफेज़ के बाद ये दोनों जो पहली डायग्राम्स हैं ये अर्ली प्रोफेज़ की, उसके बाद आ जाती है अर्ली प्रोफेज़ के बाद ये जो फेज़ है ये दिख रही है आपको, ये अर्ली के बाद ये है मिड प्रोफेज़, मैं एम लिखूँगा इसे। अर्ली के बाद कौन सी फेज़ आ गई? मिड प्रोफेज़। तो अब हम मिड की बात कर लेते हैं। तो अब जो मिड प्रोफेज़ है, मिड प्रोफेज़ में आप गौर फरमाएं, मिड प्रोफेज़ में वो जो सेंट्रोसोम थे वो अपोजिट पोल्स पे पहुँचे, तो उनके पास क्या था? जो मिड प्रोफेज़ में सेंट्रोसोम जब अपोजिट पोल्स पहुँच जाते हैं उनके पास होती है ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स, यानी कि ट्यूबुलेंट प्रोटीन इनके जिन्होंने ऐसी प्रोटीन जिन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाना होता है। तो वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, मिड प्रोफेज़ में इस तरह से होता है कि जब वो ये जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन जो है इसमें बोला सेंट्रोसोम्स में, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसमें जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन होती है ना वो दो तरह के स्पिंडल बनाती है, यानी कि वो वहाँ पे आप सिंपल कह लें, वहाँ पे स्पिंडल बनते हैं और साथ में बनते हैं एस्टर। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, ये स्पिंडल क्या हैं और ये एस्टर क्या हैं? ठीक है, मैंने कहा अर्ली प्रोफेज़ में जो सेंट्रोसोम हैं वो अपोजिट पोल की तरफ गए, उनमें पाई जाने वाली ट्यूबुलेंट प्रोटीन यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ने क्या बनाया? स्पिंडल और एस्टर। अब ये देखिए इस डायग्राम में, ये जो बाहर को जा रही है ये देखें ना, आप नज़र आ रहा है, ये मैंने एक दायरा सा लगाया, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर की जानब बढ़ रहे हैं, जो इधर को जा रहे हैं ना आउटवर्ड, इधर को ये देखिए बाहर को जा रहे हैं, यहाँ से ये वाले ये बाहर को जा रहे हैं, जो बाहर को जा रहे हैं उनको कहना है एस्टर। ठीक है, अब जो अंदर को आ रहे हैं ये देखिए, ये अंदर को आ रहे हैं, ये अंदर को आ रहे हैं, ये इनवर्ड, जो इनवर्ड आ रहे हैं उनको कहना है स्पिंडल। ठीक है, एस्टर और स्पिंडल बन जाते हैं किसमें भला? मिड प्रोफेज़ में। तो अब एस्टर और स्पिंडल बन गए तो डेफिनेटली एक बात ये हो गई, देखिए मैं दो बातें कर रहा हूँ, या मैं बात कर रहा हूँ इसकी सेंट्रोसोम की, फिर इन्हीं सेंट्रोसोम से यहाँ पे पहुँचे, इनसे क्या बन गया उसकी बात की, और साथ में वाला मैं क्या बात कर रहा हूँ? क्रोमोसोम्स की। जो क्रोमोसोम्स जो थे मैंने कहा अर्ली प्रोफेज़ में उनकी कॉइलिंग स्टार्ट हुई थी, वो शॉर्ट हो गए, विजिबल हो गए, तो सिंपल इज़ दैट उनकी कॉइलिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, सिंपल कॉइलिंग इम्प्रूव हो जाएगी। यानी कि कॉइलिंग इम्प्रूव होने का मतलब क्या है? यहाँ पे आपका ब्रेन क्या कहता है? कॉइलिंग इम्प्रूव होने का मतलब ये है कि वो मज़ीद शॉर्ट होंगे और मज़ीद विजिबल हो जाएंगे। कहने का मतलब है अर्ली प्रोफेज़ में क्रोमोसोम जितने विजिबल थे, मिड प्रोफेज़ में उतने उससे ज़्यादा विजिबल हो गए। किसकी वजह से? कॉइलिंग इम्प्रूव होने की वजह से। ठीक है, तो ये अभी तक मैंने अर्ली से किसकी जानब गया? मिड की जानब गया। दो बातें कर रहा हूँ मैं, थर्ड बात ही नहीं आपसे कर रहा। मैं या तो आपसे सेंट्रोसोम के वाले से बात कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे सेंट्रोसोम थे, ठीक है ना, सेंट्रोसोम यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रोसोम का मतलब कुछ और नहीं है, याद रखना। सेंट्रोसोम यहाँ पे मैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर रहा हूँ। सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं ना, उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलेंट प्रोटीन की बनी होती हैं। तो डेफिनेटली पहले में ये हुआ है कि वो इस तरफ ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है, ये पोल्स पे चले गए, और पोल पे जाकर उन्होंने क्या बना दिया? एस्टर और स्पिंडल बना दिया। मुश्किल बात तो नहीं है अभी तक कोई की। तो उसके बाद यहाँ पे थर्ड की तरफ आते हैं, अर्ली, मिड, और ये है लेट प्रोफेज़। अर्ली, मिड एंड लेट प्रोफेज़। अब लेट में क्या हुआ, ज़रा गौर फरमाएं, लेट प्रोफेज़ में क्या हुआ है?
लेट प्रोफेज में डायग्रामेटिकली चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। लेट प्रोफेज में ये हुआ कि लेट प्रोफेज में ये जितने भी ये न्यूक्लियस था ना, ये देखिए न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है ना वो डिसइंटीग्रेट हुई है। ये देखिए डिसइंटीग्रेट हुई है उसकी मेम्ब्रेन, डिसइंटीग्रेट हुई है। और जब उसकी मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुई है तो डिसइंटीग्रेट होने के बाद मेम्ब्रेन जब डिसइंटीग्रेट हुई है, डिसइंटीग्रेट होने के बाद अब यहाँ पे देखें कि वो यहाँ लेट प्रोफेज में है ही नहीं, यहाँ पे लेट प्रोफेज में वो नहीं है। तो लेट प्रोफेज में आपने सिंपल ये बात दिखनी है कि जो न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन ही नहीं रही, बाउंड्री नहीं रही, तो ये लिखना है कि न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियस क्या हो जाता है? डिसअपीयर। न्यूक्लियस गायब। ये देखिए यहाँ नहीं, यहाँ था, यहाँ भी था, इधर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ, इधर कोई नहीं है, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो गया। और साथ में जब न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है तो न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में भी बयान किया जाता है, उसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। इस तरह न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, साथ में साइटोप्लाज्म विस्कस हो जाता है। साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है? विस्कस। फिर से क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म विस्कस कैसे हो गया? देखे ना, ये था न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाहर क्या था? बोलिए, न्यूक्लियस के बाहर है साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब जब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर होता है साइटोप्लाज्म, ये देखिए। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है? ये बाउंड्री न्यूक्लियस की जो इन्वेल्व थी, न्यूक्लियस की जो बाउंड्री थी वो तो डिसइंटीग्रेट हो गई। न्यूक्लियस की बाउंड्री क्या हो गई? डिसइंटीग्रेट हो गई। जब न्यूक्लियस की बाउंड्री डिसइंटीग्रेट होगी, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही टूट गई, तो जो न्यूक्लियस के अंदर जितने कंटेंट थे सारे के सारे कहाँ आ गए? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म फिर क्या हो गया? विस्कस हो गया। विस्कस मतलब वो गाढ़ा हो गया। समझ आ गई बात? तो इस तरह से साइटोप्लाज्म, मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि ये क्यों हुआ ऐसा। सिर्फ मतलब पढ़ लेना नहीं मकसद होता कि ये भाई न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म विस्कस हो गया, रीज़न आनी चाहिए कि विस्कस क्यों हुआ है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको। तो ये लेट प्रोफेज है, इसमें ये साइटोप्लाज्म ही है सारा। अब न्यूक्लियस नज़र नहीं यहाँ पे आ रहा और न्यूक्लियस भी गायब हो गया। अब यहाँ पे ये है कि वो कहता है कि यहाँ पे एक लफ्ज़ बोलेगा, आपकी बुक ने बयान किया होगा, माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस, माइटोटिक अपरेटस जो है वो सेट हो जाता है यहाँ पे। माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज हो जाता है। माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, माइटोटिक अपरेटस क्या है? आपसे बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, व्हाट इज़ माइटोटिक अपरेटस। आपने डायग्राम बना के वहाँ पे बयान करना है। ये बना दीजिएगा, चाहे ये वाली बना दीजिएगा। अब जो माइटोटिक अपरेटस है, जब हम माइटोटिक अपरेटस की बात करते हैं ना, तो माइटोटिक अपरेटस इस तरह का होता है कि उसके अंदर, अभी मैं बोला आपसे कि एक ऐसा अपरेटस, एक ऐसा सेल जिसमें स्पिंडल एंड एस्टर बन चुके हों, पहली बात। ठीक है, स्पिंडल और एस्टर बन चुके हैं। और ये देखें जी, जो बाहर को जा रहे हैं वो क्या है? एस्टर। जो अंदर की जानब आ रही है वो क्या है? स्पिंडल। और दूसरे नंबर पे इसमें बात लिखनी है, इसका फंक्शन लिखना है। माइटोटिक अपरेटस का फंक्शन क्या होता है? वो क्या करते हैं? वो अपने आप को स्पिंडल, इसमें एस्टर और स्पिंडल है ना, तो जो स्पिंडल है, एस्टर नहीं, जो अंदर को जा रहे हैं, ये देखिए जो अंदर को जा रहे हैं, ये क्या है भला? ये जो इसके अंदर पड़े हुए हैं क्रोमोसोम्स,
ये क्रोमोसोम्स हैं। तो जो अंदर को जा रहे हैं, मुझे बताएं ना, ये क्रोमोसोम्स है ना, तो जो अंदर को जा रहे हैं वो क्रोमोसोम्स से जाके अटैच होंगे या जो बाहर हैं वो अटैच होंगे? डेफिनेटली जो अंदर की जाना बढ़ रहे हैं वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगे। तो जो अंदर की जाना बढ़ रहे हैं उनका नाम क्या है? स्पिंडल। तो जो स्पिंडल होते हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ क्या करते हैं? खुद को क्रोमोसोम्स के साथ, स्पिंडल क्रोमोसोम के साथ खुद को पहली बात अटैच करेंगे। फिर पहले अटैच किया, उसके बाद क्रोमोसोम्स को कैप्चर किया। अब ये अटैच और कैप्चर क्या है? अटैच और कैप्चर का में क्या डिफरेंस होता है? अटैच का मतलब होता है, मतलब अटैच है कि सिंपली उसके साथ जाके टच करना, खुद को क्रोमोसोम्स के साथ जाकर खुद को टच करना। और कैप्चर ये होता है कि उसके ऊपर मुकम्मल अपनी गिरफ्त ले लेना। ये बात आपको मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। अटैच और कैप्चर में क्या फ़र्क है? अब ये देखिए, ये क्रोमोसोम है ना, तो एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। तो इसमें यहाँ पे ना इसके प्रोटीन होती है, मतलब ये तो हो गए ना, ये क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स हो गए, ये क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स हो गए। और ये सेंटर में क्या होता है भला? सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है। एक और चीज़ है, सेंट्रोमियर के साथ, ये देखिए, सेंट्रोमियर के साथ एक ब्लैक कलर मैंने बनाया, कुछ स्ट्रक्चर जो बाहर को ओरिजिनेट हो रहे हैं, इनका नाम होता है कैनिटोकोर। ये प्रोटीन है जो सेंट्रोमियर के साथ जुड़ी होती है, कैनिटोकोर प्रोटीन। अच्छा, एक बात कन्फ्यूजन की मैं आपको बता देता हूँ। यह है सेंट्रोमियर, ये जो क्रोमोसोम का पार्ट है, ये है सेंट्रोसोम। इनमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का पार्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर कैनिटोकोर प्रोटीन लगी होती है और क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं। और सेंट्रोसोम सेल के दो सेंट्रियोल्स को इकट्ठे पढ़ें तो लफ्ज़ बनता है। इसमें कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर लीजिएगा अपनी। अब मैं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ कि अटैच। अब ये देखें, ये स्पिंडल फाइबर अंदर को आ रहे हैं। स्पिंडल फाइबर, मैं इसको थोड़ा सा ना डायग्राम, ये आ रहा है स्पिंडल फाइबर, ये इसने अटैच किया, ये है अटैच, ठीक है, ये है अटैच करना, ठीक है, क्रोमोसोम्स के साथ अटैच करना, सिंपल अटैच कर लिया। अब ये अटैचमेंट है और जाके ये अटैचमेंट है और ये ग्रिप है, यानी कि ये है कैप्चर। पहले क्रोमैटिड आ रहा है, सॉरी स्पिंडल आ रहे हैं, अंदर को आ रहे हैं, ये अटैच किया यहाँ पे आके, अटैच करने के बाद वो बढ़ता गया और यहाँ तक कि वो कहाँ तक पहुँच गया? सेंट्रोमियर के ऊपर पाई जाने वाली कैनिटोकोर प्रोटीन के पास। जब वो सेंट्रोमियर पे पाई जाने वाली कैनिटोकोर प्रोटीन के ऊपर जाके अटैच खुद को उसने वहाँ तक पहुँचा लिया, तो समझ लीजिए अब अटैचमेंट नहीं, अब कैप्चर है। उसकी इस क्रोमोसोम पे मुकम्मल गिरफ्त आ गई है, यानी कि अगर वो उसने अपना यहाँ पे शिकंजा टाइट कर लिया, अगर वो यहाँ पे इसको खींचना भी चाहे ना तो इसको घसीट के ले जाएगा साथ में। ये है कैप्चर, ठीक है। पहले अटैच हुआ, अटैच करने के बाद जैसे ही वो कैनिटोकोर के साथ जुड़ा ना, अब अटैच नहीं बोलना, अब आप कहेंगे कैप्चर। उसने क्रोमोसोम को पकड़ लिया है मजबूती से। और कैप्चर के बाद फाइनली होता है अलाइनमेंट, फाइनली होता है अलाइनमेंट, तरतीब दे लेना। क्रोमोसोम्स के अटैच किया, फिर उन्होंने कैप्चर किया,
कैप्चर करने के बाद उनको अलाइनमेंट कर लिया। इस तरह से ये प्रोफेज़ जो है वो ओवर हो गई। अच्छा तो बेटा ये प्रोफेज़ के मतलब था। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ना जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, मैंने फेजेस की बात की थी, कैरियोकिनेसिस की 4 फेजेस की मैंने आपसे बात की थी, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टेलोफेज़। तो इसमें मैंने आपसे प्रोफेज़ आज मुकम्मल कर दी, अर्ली प्रोफेज़ के बारे में भी बताया, ये अर्ली प्रोफेज़ है सारी, ठीक है। तो उसके बाद मिड प्रोफेज़ है, ये मिड है, और ये लेट प्रोफेज़ फाइनली ये लेट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मेटाफेज़, एनाफेज़ और टेलोफेज़ के बारे में बताऊंगा, और साथ में इंशाल्लाह मैं साइटोकिनेसिस के बारे में भी आपसे बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।